मॉर्निंग। आज हम देखेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर कमर्शियल लॉ का फोर्थ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था प्रपोजल कैसे दिया जाता है, प्रपोजल कौन से प्रपोजल वैध होते हैं। अभी हम देखेंगे प्रस्ताव की स्वीकृति कैसे की जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल की बात करते हैं कि कैसे की जाती है। वह व्यक्ति जिसके समझा जाता है प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति प्रकट कर देता है तो प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाता है। यानी जब प्रस्तावी के सामने जो है प्रस्ताव है और वह उसे स्वीकार कर लेता है तो उसे हम स्वीकृति, प्रस्ताव के लिए स्वीकृति मानते हैं, कंसेंट मानते हैं, उसकी हाँ मानते हैं। वह गर्भित भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, मौखिक और सांकेतिक भी हो सकती है। अब जो बात स्वीकृति कौन दे सकता है, हु मे एक्सेप्ट, इसमें जो आता है विशिष्ट। इन केस ऑफ है तो वह स्वीकृति दी जा, उसके बारे में स्वीकृति यानी तो विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा ही प्रस्ताव की दिशा में उसी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की जा सकती है जिसे प्रस्ताव दिया जाता है। कोई दूसरा उस अन्य उसके जगह है। दूसरा आता है साधारण या सामान्य प्रस्ताव की। सामान्य प्रस्ताव रखा जा रहा है यानी वो समस्त जनता या प्रस्ताव है। प्रस्ताव की स्वीकृति कोई भी व्यक्ति, जनता में से कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ऐसी स्वीकृति प्रस्ताव की जारी है। फिर हम ये मानते हैं कि अकेला प्रस्ताव या अकेली स्वीकृति प्रभावहीन, अक्षम और शक्तिहीन होती है जब तक कि अलग अलग रहते हुए ठहराव का निर्माण होता है। ये कहा जाता है कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है चालक की गाड़ी के लिए चलती हुई का नाम कुछ ऐसा होता है कि जिसे पुनः लाया जा सकता है, यानी ये विस्फोटक होता है। और बारूद से भरी हुई गाड़ी में अगर माचिस जलाई जाए तो वो जल जाएगी। तो इसके लिए कोई भी प्रस्तावक स्वीकृति नहीं दे, प्रस्तावी स्वीकृति नहीं देगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि स्वीकृति तो सबसे पहला नियम आता है स्वीकृति पूर्ण रहित होनी चाहिए। यानी जो स्वीकृति देने वाला व्यक्ति है वह शर्तहीन देता है तो वह गतिविधि नहीं मानी जाती, माना जाता है स्वीकृति जो है स्थितियों में दी गई है और स्वीकृति वैधानिक मानी जाती है। स्वीकृति को यदि किसी प्रकार को हम ये मानते हैं कि शर्ता नहीं जा सकता। भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृति की पूर्णता को महत्वपूर्ण मानते हुए ये कहा है एक भाग की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यदि से दिया गया है तो प्रस्ताव ग्राह्यता द्वारा संयुक्त भाग यानी पार्शियली नहीं मान, आप हाफ एंड हाफ नहीं मान सकते कि एक पक्ष मान रहे हो एक पार्ट नहीं मान रहे हो। कहा जाता है कि जब भी हम प्रस्ताव रख रहे हैं या प्रस्ताव को रख रहे हैं तो उसको जिस रूप में रखा गया उसी स्वीकृति होनी जरूरी है। दूसरी की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। यानी जब हम प्रस्ताव की प्रस्ताव ग्रहीता तो वह उसमें दी गई शर्त ही मानता है। ऐसा नहीं है कि मैंने हाँ तो की थी लेकिन ये शर्त इसमें नहीं होगी, वह प्रस्ताव में दी गई शर्तों सहित उसका माना जाता है। प्रस्ताव में निश्चित दी गई विधि के अनुसार होनी चाहिए। यानी जब प्रस्ताव किसी विधि के लिए कोई विधि निश्चित की है तो द्वारा दी जानी चाहिए। यानी कि अगर निर्धारित विधि के लिए लिखित कहता है
किसी भी रूप में अगर वो उसको प्रेजेंट करने की बात कर रहा है तो उसी रूप में उस विधि को माना जाना या स्वीकृति के लिए बाध्य होना आता है आपका निश्चित विधि। अब निश्चित विधि के अभाव में उचित निश्चित विधि का उल्लेख नहीं किया जाता है, मान लीजिए, तो स्वीकृति किसी उचित या प्रचलित दी जानी चाहिए। यानी किसी भी तरह की विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते कि स्वीकृति जाए और भेजी जाए। वो डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती है, के द्वारा भी भेजी जा सकती है, ईमेल के द्वारा भी भेजी जा सकती है। फिर स्वीकृति प्रस्ताव के शर्तों को निष्पादन करने दी जानी चाहिए। करने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से स्वीकृति वर्णित शर्तों को पूरा कर देता है तो भी स्वीकृति। अगर कि कोई व्यक्ति मौखिक रूप से प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं देता, लेकिन वो कार्य को मानते हुए कार्य स्वीकृत कर देता है तो वो स्वीकृति ही मानी जाएगी। फिर स्वीकृति स्पष्ट तथा हो सकती है। से तात्पर्य क्या था, लिखित रूप में जो है जो भी स्वीकृति शब्दों के दी जाती है वह स्पष्ट गति वो होती है जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से स्वीकृति नहीं गई लेकिन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। स्वीकृति निर्धारित समय पे दी जानी चाहिए। कोई भी स्वीकृति वैध तभी मानी जाएगी, महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब एक निश्चित अवधि में जिसमें वो प्रस्ताव रखा गया है उसकी एक निर्धारित समय अवधि है, उसके अंतर्गत वह दी जाए। स्वीकृति जो है वो फिर निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृत होनी चाहिए। अगर मान लीजिए है कि इतने समय में अगर अपनी स्वीकृति नहीं, अनुबंध अमान्य होगा, ऐसा कुछ अवधि नहीं दी जाती है, उस परिस्थिति में जो है स्वीकृति उचित समय नहीं कि साल भर में दी जा सके या 6 महीने में दी जाए, एक हम मानते हैं अंतर्गत एक उचित अवधि मानते हैं। की जानकारी के बिना स्वीकृति देना बेकार है। कई बार हम ये भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति देता है तो वह स्वीकृति को महत्व प्रस्तावक ने अभी पूर्णतः अपनी बात कहा नहीं, लेकिन सामने वाले ने तुम जो कह रहे हो मैं मान रहा हूं, तो वह स्वीकृति नहीं मानी जाती है, वह स्वीकृति मान्य कर दिया जाता है। उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। यानी जब हम द्वारा प्रस्ताव ग्रहीता के सामने प्रस्ताव रखा, उसी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव को मानना होगा जिसके सामने वो प्रस्ताव रखा गया है, उसकी नहीं दे सकता है। सामान्य प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। जनता या जन सामान्य के समय रखा गया है तो कोई भी इसे जो है स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है। यानी उसको किसी जिसके को स्वीकृति देनी है उस तक उसकी स्वीकृति की बात पहुंचना जरूरी है, इसका संदेश वाहन होना जरूरी है। अन्यथा वह अगर उस प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव रखा गया लेकिन स्वीकृति उस तक नहीं पहुंचती है तो वह स्वीकृति मान्य नहीं होगी। आता है मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। कई सामान्य बातों को करते हुए हम कई बोलते हैं कि कोई बात किसी से पूछी गई और वो मौन रह गया तो वह हाँ है, कंसेंट, अगर हाँ ना नहीं दी गई तो हाँ मानी जाएगी, ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति रख कर अवश्य तय की जानी जरूरी है। कोई भी मौन रहने को स्वीकृति नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया गया है यदि वह कुछ भी नहीं बोलता है तो वह स्वीकृति के लक्षण नहीं माने जाएंगे। कभी मौन रहना
भी स्वीकृति का लक्षण माना जाता है और वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। वह तब होता है जब जो है कुछ सामान्य परिस्थितियों को दोनों व्यक्ति मानते हैं और उस परिस्थिति के अनुसार जो है आगे चल के कार्य किया जाता है, लेकिन उसका कोई अनुबंध नहीं किया जाता, तो इसे हम मौन स्वीकृति मानते हैं। फिर स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा दी जानी आवश्यक है। कोई भी स्वीकृति वैध होती है जब वह नियम महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि उसका संदेशवहन उचित व्यक्ति को किया गया है और स्वीकृति का संदेशवहन भी जो है उचित व्यक्ति को किया जाता है, तब वह मान्य मानी जाती है। फिर औपचारिक अनुबंध की शर्तों पर स्वीकृत वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती, यानी यदि स्वीकृति किसी ऐसे देते समय वह शर्त लगा दी जाती है कि अनुबंध या औपचारिक अनुबंध बाद में किया जाएगा अथवा वकील द्वारा परामर्श करके अनुबंध किया जाएगा, तो उसे वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। यानी जब तक कि दोनों पक्षकार उसको वैधानिक बाध्यता उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक वह औपचारिक अनुबंध नहीं माना जाएगा। स्वीकृति के संबंध में एक अन्य आवश्यक बातें यह हैं कि अस्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं होता है। स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृति नहीं माना जाता है। समर्थ शर्त स्वीकृति को ऐसी परिस्थितियों में ही सही माना जाता है जब उसके शर्तों का पालन समर्थ एवं इच्छुक द्वारा किया जाता है। गुस्से में या खिन्न होकर दी गई स्वीकृति भी वैध होती है। प्रस्ताव का स्पष्टीकरण मांगना स्वीकृति नहीं माना जाता है। या फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी कोई प्रस्ताव रखता है और सामने वाला उस प्रस्ताव के बारे में और जानकारी मांगता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वह उस प्रस्ताव से सहमत है और उसको अपनी स्वीकृति दे रहा है। वह केवल उस बारे में और बातें जानना चाहता है। अगर हम इस चैप्टर की कुछ प्रधान शब्दावली देखें तो स्वीकृति से आशय प्रस्ताव ग्रहीता की ओर से प्रस्ताव एवं उसकी शर्तों को स्वीकृति देना है। प्रस्तावक को वचनदाता तथा प्रस्ताव ग्रहीता को वचन ग्रहीता कहा जाता है। स्वीकृति जब प्रस्तावक तक पहुंच जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। प्रस्ताव की स्वीकृति होने पर वचन या ठहराव माना जाता है। प्रस्ताव का संवहन पूरा होना चाहिए। प्रस्ताव ग्रहीता को इसकी जानकारी होनी जरूरी होती है। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूरा होता है जबकि स्वीकृति को प्रस्तावक के पास पहुंचने की प्रक्रिया में डाला जाता है, अन्यथा नहीं। तो हमने इस पार्ट में सेकंड पार्ट के अंदर देखा कि स्वीकृति के संबंध में पहले हमने देखा था प्रपोजल क्या है, अब हमने देखा एक्सेप्टेंस क्या है। तो उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस किन किन परिस्थितियों में वैध मानी जाती है। थैंक यू।